Hello and welcome to session number 10 of Soft Skills. In this, we are going to cover negotiations, negotiation skills, approaches to resolve conflict, outcomes from negotiations, and win-win negotiations. So first of all, what is negotiation and what is this skill actually? Negotiation means mutual discussions for the purpose of arriving at the terms of a transaction or agreement. आप किसी भी तरह के कोई भी ट्रांजैक्शन में कहीं भी एग्रीमेंट करना चाहते होते हैं तो आपसी जो भी बातचीत होती है ताकि आप उस कंक्लूजन तक आ सकें, उस लास्ट स्टेप तक आ सकें जहां पर आप दोनों एक दूसरे से बात अग्री कर रहे हैं, उसे हम नेगोशिएशन बोलते हैं. अगर मैं इसे बात करूं सिंपल टर्म्स में तो मोल भाव भी कह सकते हैं हम इसे. नेगोशिएशन आपसी डिस्कशंस का नाम है फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द टर्म्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अग्रीमेंट. Negotiation is an interactive communication process that may take place whenever we want something from someone else or another person wants something from us. तो ये उस टाइप का इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जब भी हमें किसी से कुछ चाहिए या किसी को हमसे कुछ चाहिए तो हम आपस में इस तरीके के डिस्कशंस करते हैं, तो उसे हम नेगोशिएशंस का नाम देते हैं. नेगोशिएशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हम सब में होना चाहिए ताकि हम बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें और बेटर इंटरेक्टिव वे में इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकें. So negotiation skills to provide you with the skills to plan and implement successful negotiations. इस slides के थ्रू और इस सेशन के थ्रू हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअली आपको ये स्किल कैसे हेल्प करेगा फॉर योर फर्दर कम्युनिकेशन और कैसे आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इसे एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन बना सकते हैं. अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो आपने काफ़ी बार कुछ ऐसा देखा होगा कार परचेज के टाइम पे या फिर हाउस रेंट और बाइंग अ हाउस, इस टाइम पे काफ़ी इस टाइप के नेगोशिएशंस चलते हैं जो आपने देखे होंगे. काफ़ी मोल भाव चलता है, दोनों पार्टीज आपस में इस तरह के म्यूचुअल डिस्कशंस करती हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिस्कशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. उनके क्या रीज़न होते हैं कि जब वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, हम उन चीज़ों को आज जानेंगे और ये जानेंगे कि ये ऐसा स्किल है जो हमें अपने अंदर ज़रूर लाना चाहिए ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकें. And at the end you will be able to appreciate how to establish objectives to be achieved by negotiation. आप ये जान पाएंगे कि negotiation के through आप क्या objectives establish कर सकते हैं. Identify a range of outcomes from the desired ideals to the ultimate acceptable fallback positions. And how can you use your interpersonal skills, आपस में आपके interpersonal skills का आप कैसे इस्तेमाल करते हुए दोनों तरीके से formal और informal situations में objectives पूरे कर सकते हैं. सबसे important बात होती है अपने ऑब्जेक्टिव्स रखना कि आप क्या चाहते हैं और वो पूरा होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है. बट वो पूरा करते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स, जो हमारे कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, वो हमें नहीं छोड़ देने चाहिए पीछे, क्योंकि हमें आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में इस टाइप की चीज़ें बहुत काम आती हैं. और अगर हम सिर्फ नेगोशिएटिंग में ही लगे रहेंगे और इन चीज़ों पर ध्यान ना दे पाएँ तो वो आगे के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आगे ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. Now, negotiating skills is about act assertively to achieve objectives. जैसा कि मैंने आपको बताया कि assertively आपको पॉजिटिव वे में अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, ना कि नेगेटिव. अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एज इफ आई गिव यू, तो टेक इट और लीव इट, या फिर डोंट आस्क मी टू गो बैक टू माई क्लाइंट ऑन दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू, दिस इज इट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट एट दैट प्राइस फॉरगेट इट. इस टाइप की चीज़ें आपने आज तक सुनी होंगी. आपको लगता है दीज आर एजर्टिव स्किल्स और ये आप एजर्टिव वे में एक्ट कर रहे थे? नो, दीज आर वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट्स, क्योंकि आप अपने पोजीशन पे आ चुके हैं और वहाँ से आप हिलना नहीं चाहते. बस आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो तो लो, वरना मत लो. तो ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे करने हैं, वो तो हमारा मेन एम रहेगा ही, बट एजर्टिव वे में. आप अगर इस टाइप के स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर स्टेटमेंट्स लाइक दिस? वाई डू यू वॉन्ट टू हैव अ डायलॉग? आप ऐसा सोचते होंगे कि ये लोग मुझसे डायलॉग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इन सब्जेक्ट जो मेरी नीड्स हैं, मेरे इंटरेस्ट हैं, कंसर्न्स हैं, उनके ऊपर जो मैं प्रपोजल देना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन लेना चाहता हूँ, वो क्यों ये पॉजिटिव वे में मुझसे डील नहीं कर रहे हैं. तो यही उसकी प्रॉब्लम रहती है. अगर हम अल्टीमेटली जो अल्टीमेटम्स दे देते हैं किसी को नेगेटिव वे में कि अगर आपको ये करना है और इनफ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, दैट मीन्स हमने जो एक पोजीशन ले लिया है उसे नहीं हिलेंगे, वो भी नेगेटिव वे में हम अपना फोर्स
फोर्सिबली या फिर डोमिनेटिंग वे में वो काम कराना चाहेंगे, तो वहाँ पर जो है हमारे नेगोशिएटिंग स्किल्स बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हमारा नेगोशिएशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. नाउ रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट. आपको अपना रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस करना है और कॉन्फ्लिक्ट कम करते हुए आपको जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव वे में आपको ये चीज़ें करनी है. क्योंकि अगर हम देखें तो नेगोशिएशन इज़ एन आर्ट एक्चुअली. ये कई लोग मानते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ अस नेगोशिएट विद वन अनदर फ्रीक्वेंटली. बहुत आम सिचुएशंस में हम एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं. एंड वंस वी रियलाइज दिस वी हैव टू चॉइसेस. हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं हमारे पास जब भी हम नेगोशिएट करते हैं. या तो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नेगोशिएशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन आवर कल्चर. ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एक हमारी लाइफ का हिस्सा है और हमें ये इम्प्रूव करना चाहिए. एंड सो दैट वी कैन नेगोशिएट विद कॉन्फिडेंस, ताकि हम ये स्किल्स अपनाते हुए नेगोशिएट कर सकें कॉन्फिडेंस के साथ. या फिर दूसरा तरीका है कि हम इसके बारे में कुछ भी ना करें, बस वहीं छोड़ दें जो है. बट हमें ये समझना चाहिए कि नेगोशिएशन एक आर्ट है. And we all should know how to negotiate, learning basic skills on the playgrounds of life. Next situation where we can put these negotiation skills is know how and when to accept the opinions, values and will of others. उसके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप पॉजिटिव वे में, अगर हम लॉयर और मीडिएटर का एग्जाम्पल लें तो पिछले कई सालों से यही काम कर रहे होते हैं. तो उनको ये मानना होता है, उन्हें जानना होता है सबसे पहले कि दूसरों का ओपिनियन क्या है, वैल्यूज़ क्या है. उनके विल को जाने बिना आप नेगोशिएट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले दोनों साइड्स को जानना, दोनों तरफ क्या बात है, एक्सेप्ट करना है उनका ओपिनियन भी. ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना आप डोमिनेटिंग वे में अपना ओपिनियन दे रहे हैं. फोर्सिबली आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को मान ले. एंड यू नीड टू अचीव अ विन विन सिचुएशन. नेगोशिएशन स्किल्स तभी कामयाब हो पाएंगे जब आप दोनों विन विन सिचुएशन पे आएंगे. और एक बात मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग ये एक नेचुरल गिफ्ट लेकर बॉर्न होते हैं कि उनके अंदर वाकई में ही बहुत स्मार्ट नेगोशिएशन स्किल्स होते हैं, जिससे वो अपने सामने वाले को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में लेकर, इवन आई कैन से कि हिप्नोटाइज टाइप करके उन्हें अपने अंदर ले लेते हैं और व्हाट दे वांट टू अचीव, अपने ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव कर लेते हैं. इस टाइप के स्किल्स हमारे अंदर भी ज़रूर होने चाहिए. एक ये वाइटल स्किल्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, हमारे शायद पेरेंट्स ने भी नहीं सिखाया होगा कभी. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट वी शुड लर्न, ताकि हम सामने वाले के साथ अपनी बात जो है वो बहुत ही ईजी वे में, काम वे में, रिलैक्स वे में अपनी बात हम उनसे कर सके और अपनी बात के ऑब्जेक्टिव्स तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है. नाउ नेगोशिएटिंग स्किल्स इज नेगोशिएशन अकर्स. कब होता है ये नेगोशिएशन? जैसा कि मैंने कहा, हम फ्रीक्वेंटली अगर हम इसको एक इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम आम जिंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में नेगोशिएशन ज़रूर करते हैं. नेगोशिएशन अकर्स व्हेन देयर इज समथिंग ऑफ वैल्यू दैट यू विश टू अटेन. आप कुछ भी पाने की जब आपके अंदर इच्छा है कि मेरे को ये चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा, वहीं से आपका नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाता है. व्हेन देयर इज समथिंग ऑफ वैल्यू, आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है और मुझे चाहिए और आप नहीं ले पाते, आप वहां से ही मोल भाव करना शुरू कर देते हैं. तो नीड जो है, ज़रूरत उसकी, इज द नेगोशिएटर्स स्टार्टिंग पॉइंट. एंड नीड इज ऑल्सो द वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड. बट अगर इसे हम नेगेटिव वे में लें तो कभी कभी यही नीड जो है हमारी वीकनेस भी बन जाती है, जिसको लोग एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं. नेगोशिएशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस दैट इज ऑफ बेनिफिट टू ऑल पार्टीज. एक ये प्रोसेस है जो हो सकता है कि शायद इससे दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशन में आ जाएं, कि दोनों ही खुश हो गए, दोनों को ऐसा लगा कि हमने जीत लिया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमने पूरा करना था, वो हमने कर लिया. तो इस तरीके से, तीन तरीके से हमारे नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो काम में आ सकते हैं. एक तो ज़रूरत है, इसीलिए हम इन्हें कर पाते हैं, यहीं से हमारी नीड स्टार्ट से ही हमारी नेगोशिएशन स्टार्ट होती है. लेकिन कभी कभी जब सामने वाले को ये लगता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपकी इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है. हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही नेगोशिएशन को अपनी इंटरैक्टिव प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए. Now, ineffective negotiation is about
मैंने जैसा कहा कि कभी कभी ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, और वो कब इनइफेक्टिव होती है, जब नॉन म्यूचुअल बेनिफिट होता है, मतलब कि दोनों को आपस में बेनिफिट नहीं प्रोवाइड हो रहा। एक इंसान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है फॉर नो रिटर्न, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, वो जस्ट कह रहा है कि ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ इस सिचुएशन में, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। या दोनों पार्टीज इनफैक्ट ये सोचती हैं कि एटलीस्ट मुझे इसके बदले में ये मिल रहा है, सामने वाले को भी कुछ मिल रहा है, दोनों को कुछ कुछ पार्ट मिल रहा है। तो इस केस में वो दोनों आपस में नेगोशिएशन करके उस चीज़ पे अग्रीमेंट पे आ जाते हैं, बट दे फील लाइक डेड एंड, क्योंकि दोनों को ही वो चीज़ नहीं मिल पाई जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने तय किया था। या कभी कभी ये तब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती जब लोग आपस में गेम्स प्ले करते हैं। तो आप भी अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस में सोच सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन अ नेगोशिएशन हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग देयर। अब यहाँ से शायद आप पहचान पाएँ कि वहाँ पर आपके जब वो नेगोशिएशन आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वहाँ पे क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या ऐसा इनइफेक्टिव था जो नहीं हो पाया, और यू नीड टू आइडेंटिफाई, ताकि आप आगे से उन्हें कभी भी दोहरा ना पाएँ। वेन यू हैव परचेज अ हाउस और अ कार, तब आपको मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि हाउस कार करते टाइम हम काफ़ी नेगोशिएशंस करते हैं, तो आप याद कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस में कि वर यू सक्सेसफुल देयर और नॉट। नाउ व्हाट अबाउट द इफेक्टिव नेगोशिएशन। अब तक तो हमने इनइफेक्टिव की बात करी, अब हमें ये जान लेना चाहिए कि इफेक्टिव नेगोशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कई स्टेप्स में होता है। नेगोशिएशंस कॉमनली फॉलो 4 स्टेप पाथ। एक्चुअली ये 4 स्टेप रहता है, जिसमें पहले स्टेप में हम प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हम उसमें इंफॉर्मेशन लेंगे, एनालिसिस करेंगे, अपने गोल्स एक्सपेक्टेशंस को तैयार करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन, जिसमें हम ये सब चीज़ों को अपने गोल्स सेटअप कर लेंगे और अपना बजट प्लान पूरा सेटअप कर लेंगे। सेकेंड स्टेज इज इन प्रिपरेशन स्टेज। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जहाँ पे आप एक दूसरे से बार्गेनिंग करना शुरू करेंगे और एक दूसरे को ओपन ऑफर्स देंगे, सब्सिक्वेंट ऑफर्स देंगे, टैक्टिक्स, कंसेशंस, एक दूसरे से क्या क्या आपके पास एक दूसरे के लिए अग्रीमेंट पे आने के लिए एक दूसरे को अलग अलग तरीके से आप ऑफर देने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यू कैन टेल हिम व्हाट कंसेशंस विल यू मेक एंड हाउ विल यू मेक देम। इस टाइप के रेजोल्यूशन आप बेस्ट वे ढूंढेंगे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, एंड इज देयर एनी एलिगेंट सोल्यूशन, and be on constant lookout for compromise and creative solutions। और लास्ट फेज आता है हमारा क्लोजर फेज, जो अगर हमें इफेक्टिव नेगोशिएशन चाहिए तो हमें ये सब चीज़ें पार करते हुए, इन सब चीज़ों को क्रॉस करते हुए हम लास्ट फेज पे पहुंचते हैं, जो ये कहलाता है क्लोजर फेज, जिसमें हम लॉजिस्टिक्स, आप ये देखेंगे कि फाइनल एग्रीमेंट क्या होगा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, इमोशनल क्लोजर करेंगे। इट्स वन थिंग टू एंड अ लीगल डिस्प्यूट, इट्स अनदर टू एड्रेस द अंडरलाइंग इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द पार्टीज। इफ यू निग्लेक्ट द लैटर, द अग्रीमेंट विल प्रोबेबली नॉट सस्टेन। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम आप इमोशनल क्लोजर ना करें, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें शायद वो ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने तक वो नहीं ओवर होता, इट्स नॉट ओवर until it is actually implemented। तो हम ये कुछ स्टेजेस थे जो हमें इफेक्टिव नेगोशिएशन के लिए ज़रूर कंडक्ट करने चाहिए। और जब दोनों पार्टीज लास्ट स्टेज पे क्लोजर फेज के बाद दोनों पार्टीज अग्रीमेंट पे आ जाती हैं, दोनों को ऐसा लगता है कि येस दैट बेस्ट मीट्स बोथ साइड्स रिक्वायरमेंट्स, वहाँ पर वो दोनों इफेक्टिव नेगोशिएशन पे आ जाते हैं और दोनों सस्टेन करते हैं अपना, और उसके बाद जो नेगोशिएशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। एंड इट शुड बी कंडक्टेड इन अ प्रोफेशनल मैनर। ऐसा नहीं कि वायलेंट वे में, इस टाइप से डोमिनेंट वे में कंट्रोल करके आप सामने वाले को नेगोशिएट कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा। हो सकता है कि उस टाइम पे वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हाँ बोल दे, लेकिन इस टाइप के नेगोशिएशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। आपको एक सॉलिड फाउंडेशन खड़ा करना है, यू नीड टू बी अ सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच टू बिल्ड फ्यूचर रिलेशनशिप्स, क्योंकि इस तरीके से आप कभी भी फ्यूचर रिलेशनशिप्स को जगह नहीं दे पाएंगे। और कई बार हम अपने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ या इंपॉर्टेंट जो हमारे ट्रेनर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें हम खो देते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि इफेक्टिव नेगोशिएशन नहीं हो पाया। तो अब मैं ये कह सकती हूँ, नेगोशिएशन इन शॉर्ट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल डांस विद 4 stages or steps, and it works best when both parties are experienced dancers। Now about the preparing, I already told you that preparing में आप objectives, targets वगैरह सब तय करेंगे, अपने resistance point आप कहाँ पे resist करेंगे, और सबसे suitable style आपने अपना adopt करना है।
टाइम भी रखना है बहुत ध्यान में, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी बात को खींच के 15 जो भी 2 घंटे या 4 घंटे उसमें लंबा खींच रहे हैं। टाइम का भी आपको ध्यान रखते हुए अपना अचीव करना है डील, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे हैं वो आपको कन्विंस करना ही करना है, बट इट शुड बी इन द एजर्टिव वे एंड द मोस्ट सूटेबल वे। इस स्टेज में आपको सब चीज़ें तय करनी होंगी, इन्फॉर्मेशन लेना होगा सामने वाले से। नाउ यू नीड टू लेवरेज इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएट करेंगे सब कुछ, और दोनों पार्टीज जो हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर मे बी अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर लेवरेज और डिमिनिश द लेवरेज ऑफ द अदर साइड। सो इस स्टेज में हम ये सब चीज़ें टारगेट्स तय करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस भी इसी का हिस्सा रहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल नेगोशिएशन। ट्रेडिशनल नेगोशिएशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप से आप देख सकते हैं, फॉर्मल नेगोशिएशन एंड इनफॉर्मल नेगोशिएशन। फॉर्मल नेगोशिएशंस की बात करें तो ये ऑफिसेस में किए जाते हैं, जहाँ पे फेवर्स अ पार्टी विद स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बेस एंड लिमिट्स द लाइक्लीहुड ऑफ इनफॉर्मल टॉक्स। यहाँ पे आप इनफॉर्मल टॉक्स नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल मैनर में ही आपको ये कैरी करनी होगी, और टाइम का ध्यान रखते हुए प्रोफेशनली आप इन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। एंड एम्फेसिस द लेटर ऑफ एग्रीमेंट, और लेटर ऑफ एग्रीमेंट पे आप एम्फेसिस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये कुछ रिटन टॉक्स रिटन बात हमें लेना होता है ये सब कुछ, बिकॉज इट शुड बी कंडक्टेड इन द फॉर्मल वे। और इनफॉर्मल में अगर हम बात करें तो ये फ्रेंड्स के बीच में या कुछ भी इस टाइप के एटमॉस्फेयर, ऑफिस से बाहर जहाँ भी हम इनफॉर्मल वे में एक दूसरे से मोल भाव करते हैं, कहीं पर भी इनफॉर्मल वे में, तो ये रिलेशनशिप में एक्चुअली थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज हो सकता है फ्रेंड्स हैं या इस टाइप के कुछ रिलेशनशिप हैं, तो हम उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि रिलेशनशिप में भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आ जाए। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ दिस इज, नेगोशिएशन के क्या बेनिफिट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर हम इफेक्टिव वे में इसको फॉलो करते हैं तो हमारे एक स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस हम बिल्ड कर पाते हैं, पार्टनरशिप हमारे एम्फेसाइज हो पाती है इसमें, और रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव लॉन्ग टर्म। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में काफ़ी कामयाब हो पाती है, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती किसी को फोर्सिंग वे में अगर वो काम करवा लेते हैं तो कभी कभी वो उस टाइम तो हाँ बोल देता है, लेकिन बाद में ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि वो खुश होकर या विन विन सिचुएशन में आकर उसने येस नहीं बोला। नाउ आउटकम्स फ्रॉम नेगोशिएशन आर नीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट। आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट को नीड करना है, ज़रूरत है आपको बी ऑफ बेनिफिट टू ऑल पार्टीज। तो आपको ये देखना है कि दोनों पार्टीज का उसमें बेनिफिट रहे, और दोनों पार्टीज ही विन विन सिचुएशन में अगर आएंगी तो वही सक्सेसफुल नेगोशिएशन कहलाएगा, क्योंकि दोनों को ही जो अपना ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया है, अगर दोनों को ही फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तभी वो खुशी से उस नेगोशिएशन को अपनाएंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन। नाउ अबाउट आइडेंटिफाइंग पॉसिबल आउटकम्स, इसके ये भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हमें ये पहचानने चाहिए। वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज पॉसिबल आउटकम्स, राइट डाउन ऑल योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हमें लिख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखने के बाद ही हम उसमें अलग अलग तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, एंड वी कैन पुट देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। हमें ये समझना चाहिए प्रायोरिटी क्या है, किन चीज़ों को पहले चेंज करना ज़रूरी है, किन चीज़ों पर पहले नेगोशिएट करना ज़रूरी है, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि टू ईज द स्ट्रेस ऑफ negotiating and improve the chances for a successful result, establish rapport with your opponent। आपको अपने सामने वाले के साथ, opponent के साथ rapport बनानी बहुत जरूरी है, so that you can build on that foundation। This is especially important in the cases where the parties will have a long-term relationship after closure। अगर आपको ऐसा लगता है closure के बाद long-term relationship चाहिए, तो आपको वो issues identify कर लेने चाहिए that are open to compromise, and you should also identify that are not open to compromise। तो आप इन चीज़ों को priorities को आपको पहले ध्यान में रखकर तभी आप communication कर पाएंगे next step में। Without lines of communication there can be no negotiation, and lines of communication are the life blood of negotiation। So you need to classify priorities। पहले ये सब चीज़ें आपको डिस्कस कर लेनी चाहिए, those that are desirable, those that are acceptable, and those that are minimum and you and the organization require। तो इन सब चीज़ों की priorities आपको पहले ही सोच लेनी चाहिए कि किसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो acceptable भी है कि नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बिना काम चल सकता है आपका या ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सब प्रायोरिटीज़ हमें पहले ही सेटअप करके रख लेनी चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट इन्फ्लुएंसिंग, अचीविंग अ रिजल्ट दैट मेट्स द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ
नीड्स ऑफ बोथ साइड्स. तो इन्फ्लुएंसिंग, मैंने जैसा आपको कहा कि कई लोग बॉर्न नेगोशिएटर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं इन सब चीज़ों में, उन्हें पता है कि कैसे एक्चुअली इन्फ्लुएंस करना है. तो दे अचीव अ रिजल्ट दैट मीट्स द लेजिटिमेट इज लीगल नीड्स, जो आपको लगता है कि एक्चुअली होने चाहिए ऑफ बोथ साइड्स. तो आप उस रिजल्ट पर जब आ जाते हैं एंड यू अचीव द लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स. अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में इस तरीके की नेगोशिएशन चल रही है एंड इन्फ्लुएंस हो जाता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, और दोनों ही विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं, दोनों को ही ऐसा लगता है कि येस व्हाट वी हैव पुट आर एज आर ऑब्जेक्टिव्स वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो वहाँ पर आप लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पे आ जाते हैं. यू अचीव दोज लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स एंड यू ऑल्सो इम्प्रूव द रिलेशनशिप ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड. आप हमारे आपसी भी संबंध खराब नहीं होते, रिलेशनशिप भी मेंटेन रहता है एंड वी ऑल्सो फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. So for influencing you need to be effective so that it should have a sustainable negotiation, ताकि वो sustain करे लंबे समय तक. आपको legitimate needs रखने चाहिए और influencing होना चाहिए वो, ताकि सामने वाला उसे successfully influence होकर effectively उसे adopt कर ले, ताकि it has to be sustainable for long lasting results. एंड समटाइम इट फेल्स ऑल्सो. वो कौन से केसेस है जिन केसेस में ये फेल हो जाता है इन्फ्लुएंसिंग? क्योंकि जब आप डोमिनेटिंग पार्ट पे आ जाते हैं, ज़बरदस्ती वो काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंसिंग फेल हो जाती है. आपने उनसे काम करवा तो लिया, इन्फ्लुएंस तो कर लिया, बट माइट इज राइट स्टाइल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑलवेज फेल्स. तो ये स्टाइल हमेशा फेल हो जाता है, क्योंकि पीपल कैन अपीयर टू अग्री ओवर, बट ओवर टाइम दे मे शो देयर डिसएग्रीमेंट बाय लीविंग द वर्क प्लेस. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उस टाइम तो वो हाँ कर देंगे, बट जैसे थोड़े ही टाइम के बाद वो अपना डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं बाय लीविंग द वर्क प्लेस. तो वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. अ बॉस हु फोर्सेस हिज इन्फ्लुएंस ऑन टू हिज वर्क टीम में ओनली सी शॉर्ट टर्म गेम्स. अगर बॉस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ज़बरदस्ती फोर्स करके अपनी वर्क टीम से काम करवा रहा है, तो वो उसको शॉर्ट टर्म गेम्स ही मिल पाएंगे, क्योंकि कभी भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ कर जा सकते हैं वर्क प्लेस जैसे ही उनको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो इस टाइप के रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं, एंड इफ़ द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट में बी डिस्ट्रॉयड एंड विल बी हार्ड टू रीबिल्ड. अगर इस टाइप के रिलेशनशिप जो हैं वो ट्रस्ट पे जो बिल्डअप है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उन्हें वापस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है. तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए. नाउ इन्फ्लुएंसिंग इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अदर्स. ऐसा नहीं है कि आप अपना फोर्स पॉइंट कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू फोर्स कर रहे हैं दूसरों पर और उसने मान भी लिया, तो यू फील कि मैंने जो कहा था वो सामने वाला उस पर नेगोशिएट नहीं कर रहा और इन्फ्लुएंस हो गया है. नो, बट उसका बाद में आपको नुकसान आप देख सकते हैं. ज़बरदस्ती उनको इरिटेट करना अंटिल दे अग्री, नागिंग अंटिल दे अग्री, इरिटेटिंग समवन कि वो मान ही लें आपकी बात, नहीं तो वो गिव इन कर दें कि इफ़ यू वांट टू, अगर आप ये नहीं लेते हैं रेट सो यू कैन गो. इस टाइप की चीज़ें अगर आप अल्टीमेटम दे देते हैं सिचुएशंस में, तो वो उस टाइम तो हो सकता है, अगर आप इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं अडॉप्ट करते हैं तो हो सकता है उस टाइम तो वो येस कर दें, बट अगर आपने बार्गेनिंग या डिबेट जैसी चीज़ें उनके साथ नहीं करी, बार्गेन नहीं करा और इनको इन्फ्लुएंस नहीं करा फॉर द सक्सेसफुल नेगोशिएशन, तो बाद में ये प्रॉब्लम भी हो सकता है. इट इज़ अबाउट डीलिंग विद अदर्स असर्टिवली. नेगोशिएशन इज़ ऑल अबाउट हमें कैसे डील करना है, वो भी पॉजिटिव वे में, इंक्लूडिंग आर ऑब्जेक्टिव्स. स्पीकिंग विद नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस. आपको अपने नॉलेज और कॉन्फिडेंस के साथ ही बात करनी है. जैसा कि मैंने बोला, आपको लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ हमारे जो भी कम्युनिकेट हम कर रहे हैं. तो कम्युनिकेशन अगर हम नहीं कर पाते हैं ठीक से, दैट द लाइफ ब्लड ऑफ द नेगोशिएशन, उन्हें फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है. एंड सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस जो हैं आप उन्हें शो रिस्पेक्ट दीजिए, अप्रिशिएट करिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो, वो अपनी जगह पर ठीक हो. पुट योर सेल्फ इन हिज शूज एंड देन अंडरस्टैंड बोथ द सिचुएशंस इन अ एसर्टिव वे. नाउ एसर्टिवनेस इज सेइंग व्हाट यू मीन. आपने क्या कहा और क्या कहना चाहते हैं उसे सही तरीके से आप कम्युनिकेशन, जैसा मैंने बोला आपको, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड यू नीड टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट क्लियरली उनसे डिमांड करिए और सामने वाले की भी बात ध्यान से सुनिए. बट यहाँ पर आपको ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी होगा. एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर टू लुक फॉर अ वर्केबल कॉम्प्रोमाइज. आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आगे के रिलेशनशिप भी खराब ना हो. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर
to look for the workable compromises. You need to be assertive during a negotiation. That is the best way to achieve a win-win outcome. अगर आप win-win outcome पे आना चाहते हैं तो assertive होना इसका best solution रहेगा. You need to conduct your conversation with clarity, confidence and an open mind. Now while doing the closure, creating closure, आप move करते रहिए, keep on moving. Flexibility आनी बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा आप आगे आएंगे, थोड़ा सा वो आगे आएंगे, तो it is all about keep on moving, ताकि आप दोनों ही closure तक आ सकें, closure phase तक. Don't get bogged down in detail and you need to focus on issues पे ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है. Give the other party a final opportunity to clarify any issues. उनको recognition दीजिए, सामने वाली पार्टी को एक फाइनल अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी दीजिए, ताकि वो अपने कोई भी इश्यूज हैं वो ओपन माइंडेड वे में आपको समझा सकें. उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इजीली वो समझा सकें और आप क्लैरिफाई कर उन चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकें. Now there are some approaches to resolve conflict. You need to listen skillfully to improve understanding. सामने वाले की बात ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके. Assertion skills की बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और इन्फ्लुएंस करें लेकिन by using your interpersonal skills, वो मत भूल जाइएगा. अगर आप assertion skills इस्तेमाल कर रहे हैं तो interpersonal skills के साथ ही इन्फ्लुएंस करिए, अदरवाइज वो आगे लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एम्फसाइज इश्यूज, ब्रेकअप लार्ज इश्यूज. आप बड़े बड़े अगर इश्यूज हैं उनको छोटे में ब्रेक करके देन सॉल्व दोज इश्यूज. दिस इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड यू कैन मेक केयरफुल नोट्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड. लास्ट में क्लोजर फेज के टाइम पे आप केयरफुल नोट बना सकते हैं जो जो दोनों पार्टीज ने अग्री किया है उन सब चीज़ों पर, ताकि बाद में जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते तब तक आप इन्हें एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन नहीं बोल सकते. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट समवेयर. फैसिलिटेशन के टाइम पे होता है हेल्पिंग पीपल कम्युनिकेट विद वन अनदर, ताकि आप दोनों पार्टीज या जो भी वहाँ पर ग्रुप्स हैं उन्हें अपना कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प करें. ऐसा ना हो कि वो ओपन फील ना करें और अपने कई इशूज सामने ना रख पाएँ. वहाँ पर थोड़ी रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाता है. मेडिटेशन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स रिजॉल्विंग एन इशू while remaining independent, and advocacy is negotiating on behalf of any one party. नाउ देर आर सम आउटकम्स फ्रॉम नेगोशिएशन. ऐसा होता है कि कभी कभी एक पार्टी विन कर लेती है और कभी कभी लूज कर लेती है. वन पार्टी मे फील थ्रेटन बाय द अदर. दूसरी पार्टी इतना डर जाती है कि ज़बरदस्ती या तो वो लूज कर देती है या गिव इन कर देती है कि ठीक है, क्योंकि सामने वाला उस पर काफ़ी डिफेंस कर रहा है या अग्रेसिव वे में अपना ज़बरदस्ती ही वांट टू गेट इनटू सबमिशन. तो उस केस में एक पार्टी विन करती है और एक पार्टी लूज करती है, क्योंकि एक पार्टी उसे ज़बरदस्ती फोर्स वे में ज़बरदस्ती वो काम करवाना चाहती है. एंड सेकंड केस जब दोनों ही लूज कर देते हैं क्योंकि दोनों को ही वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो दोनों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे. सो बोथ पार्टीज लॉस्ट द गेम एंड नो वन गेट्स व्हाट दे रियली वांट. और विन विन सिचुएशन इज द बेस्ट सिचुएशन, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं होता कि कैसे इस सिचुएशन तक पहुंचा जाए, बिकॉज इसके लिए आपको ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है, अपने इश्यूज को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू विच इज़ द बेस्ट आउटकम फॉर नेगोशिएशन. दिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप that can be mutually rewarding to both parties. So negotiation, win-win negotiations की जैसे मैंने आपको बताया कि in which both parties come away winners. दोनों ही parties अपने आप को winner समझती हैं. Both parties are committed to upholding the ends of the agreement. दोनों ही अपने agreement को uphold करने के लिए खुश हैं. They feel happy because जो उन्होंने objective set करे थे वो उन्होंने वो पा लिया है और they get that and they both feel winners. Negotiation is all about both parties and both parties feel winners. They are both committed on upholding the ends of agreement. दोनों ही खुश हैं अपना commitment लेकर, अपना uphold करके agreement को. So this is the win-win negotiator. ये कुछ कम लोग ही जानते हैं ये negotiation skills, लेकिन ये हमें ज़रूर अपने अंदर लाने चाहिए so that we should be a good negotiator. Now do it yourself. What is influencing? What is win-win negotiations? Thank you.